आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो AIBE के अंदर आएगा। तो उसको पढ़ना काफी ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसके अंदर देखिए ज्यादा डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जो मेन चीज है वो हम कवर करेंगे। ये हम 2 क्लासों के अंदर कवर करेंगे। तो आज है पहली क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, जिसको हम देखकर समझेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, किधर क्या कंप्लेंट जाती है, कैसे जाती है, क्या होता है। इसका बेनिफिट यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके आएगा आपके एग्जाम में ऑल इंडिया बार के, तो आप उसको इजीली से अटेम्प्ट कर सकोगे। तो आपके जो मार्क्स है वो इधर उधर खराब नहीं होंगे, बिल्कुल भी आप एकदम करेक्ट उनका आंसर कर सकोगे। तो करते हैं हम शुरू अपना फटाफट से क्लास। तो सबसे पहले एक सिंपल वे में समझने के लिए देखो भाई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आखिरकार होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने चीज या कोई सर्विस आपने बाय करी है, ठीक है सर, कोई चीज या फिर कोई सर्विस आपने बाय करी है। अब मान लीजिए उस सर्विस को जो आपने बाय करी है या फिर कोई चीज जो आपने बाय करी है, सर्विस से एग्जांपल कोई भी सर्विस हो सकती है वो। फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे वाईफाई लगाया, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई की। अब आपका वाईफाई सही नहीं चल रहा, आपने उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया, तो ऐसे में आप उसके ऊपर क्लेम करोगे। अब क्लेम करने के लिए आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे कंज्यूमर कोर्ट, जो एक कोर्ट होते हैं कंज्यूमर, जो ऐसे ही मैटर्स के साथ डील करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लिया या किसी दुकान से कोई प्रोडक्ट परचेज करा, वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया या फिर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ, आपने सर्विस सेंटर वालों को दिया, उन्होंने उसको रिपेयर नहीं करा या बदला नहीं, और उन्होंने आपको वैसे ही वापसी दे दिया। तो इन सब मैटर सिचुएशंस में आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, आप वहां पर क्लेम करेंगे। आए दिन आप तरह तरह की चीजें सुनते होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अभी क्या हुआ था कि जो एक वो थी मॉडल थी, उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, तो जो वो थे सैलून वाले, उन्होंने उनके बाल गलत काट दिए थे। तो ऐसे में उन्होंने जाके क्लेम करा। अब उन्होंने जब क्लेम करा तो उनको अच्छा खासा कंपनसेशन दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं मैं या आप अगर चले जाए तो हमें अच्छा खासा कंपनसेशन मिलेगा। रीजन इसके पीछे क्या? रीजन इसके पीछे वो थी मॉडल के लिए उसका स्टाइल बहुत मेन करता है, अर्निंग ऑफ सोर्स उसका वही है, क्योंकि स्टाइलिश दिखना। अब ऐसे में उनके बाल खराब हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं उनकी इनकम पर इम्पैक्ट कर रहा था, तो इसलिए उसको अच्छा खासा कंपनसेशन दिया गया। तो ये भी हम देखेंगे, जो सर्विस वो ले रही थी सैलून वालों से, उस सर्विस के अंतर्गत उनको दिक्कत आई। तो आमतौर पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसी में ही, अगर आप नाम भी देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि बात करता है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन को लेकर। 2019 में काफी ज्यादा चेंजेस वगैरह आए, हालांकि हमें चेंजेस के डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाना है, हमें आमतौर पर पहले इस एक्ट को समझ लेना है, फिर हम सेक्शन वाइज जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, मैं आपको डायरेक्ट ही आपको ले जाता हूं सेक्शन 28 पर। देखो भाई, मैंने आपको बता दिया सिंपली तौर पे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या होता है, ठीक है। वो कब कब उसकी जरूरत पड़ेगी? जब कोई भी आप सर्विस या प्रोडक्ट ले रहे हो वो डिफॉल्ट निकल जाए, ठीक है, डिफेक्टिव हो, तो आप जाकर कंज्यूमर कोर्ट को वो करोगे। अब इसमें ये पता करना कि भाई कंज्यूमर कोर्ट कौन से जाना है, कौन से नहीं जाना, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, तो उस सब के बारे में इस एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है। तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इसके थ्रू समझा दूंगा, ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई, आमतौर पर 3 तरह के कोर्ट हैं कंज्यूमर के, अगर देखा जाए। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, मान लीजिए सबसे पहले आपके साथ घटना घटी, आप सबसे पहले इधर जाओगे, ठीक है, आपके साथ घटना घटी, आप जाओगे सबसे पहले इधर। अगर इधर से मान लीजिए आपको रिलीफ नहीं मिली, या फिर इधर से आपको रिलीफ मिल गई बट अपोजिट पार्टी को अब इसके खिलाफ अपील करनी है, तो आप अपील में जाओगे फिर इधर, यानी कि इससे बड़ा ये हो गया। और अगर यहां भी आपको रिलीफ मिल गई या फिर सामने वाली पार्टी को किसी को रिलीफ नहीं मिली, तो ऐसे में वो अप्रोच करेगा इसको। तो ये डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर
सब बता रखे, सब कुछ डिफाइन कर रखे हैं। तो एक आमतौर पर भाई 3 उसमें बांट दिया, जैसे आप देखते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम कंज्यूमर कोर्ट भी बोल देते हैं आमतौर पर, स्टेट कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये स्टेट लेवल पे हो गया जो डील करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, और ये हो गया नेशनल लेवल पे जो डील करता है। इनके जो ज्यूरिडिक्शन है वो पिकनरी ज्यूरिडिक्शन भी है। पिकनरी ज्यूरिडिक्शन मतलब पैसों से रिलेटेड, कि कितने तक के पैसों का मैटर ये डील कर सकता है। मान लीजिए आपने जो सर्विस ली है, फॉर एग्जाम्पल वो सर्विस जो है वो 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की सर्विस है, वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच की कोई सर्विस आपने, या फिर कोई जो वस्तु लिया है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के बीच में है, तो आपको इधर जाके केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको केस फाइल करना है इधर। और अगर मान लीजिए 1% वो 10 करोड़ से ऊपर का कोई सामान या सर्विस हुई, तो आपको ऐसे में आप डायरेक्ट इसको अप्रोच करोगे, इसको अप्रोच आप नहीं करोगे। तो ये काफी ज्यादा जरूरी चीज है। अब ये तीनों का रोल, क्योंकि पूरा जो हम अपना जो बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द है। क्योंकि भाई आपको जाहिर सी बात है, ये एक्ट क्यों बनाया गया? ये एक्ट बनाया गया इसलिए ताकि आपको क्या मिले? रिलीफ। आप रिलीफ लेने के लिए जाओगे तो किधर आपको जाना है, किधर नहीं जाना, वो ये एक्ट बताता है। और इनकी फॉर्मेशन क्या है, ये कैसे बनते हैं, कितने क्या मेंबर होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, ये सब उनके बारे में बात करता है। हालांकि यहां मैं आपको थोड़ा सेक्शन का रेफरेंस देकर बताऊंगा। रीजन इसके पीछे है कि सेक्शन का रेफरेंस देने का, ताकि जब आप AIB के एग्जाम में बैठोगे तो आप बेयर एक्ट खोलोगे, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा, यार ये उन सेक्शंस में बात कही गई है, मैंने वो पढ़ी हुई है। इसलिए मैं, हालांकि मैं इन्हें तुम्हें ऐसे भी बताऊंगा तो इसलिए आप समझ जाओगे, लेकिन यह मेरा काम आपको समझाने के साथ साथ आपको ये बताने कि ये चीज बेयर एक्ट के अंदर किधर दी गई है। क्यों? क्योंकि जब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने बैठोगे तो आपको मेन यही आना चाहिए कि आपको, क्योंकि आपके हाथ में बेयर एक्ट होगा तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहां पर दी गई हुई है। अगर ये आपको पता होगा तो आप इजिली इसका आंसर करके आ जाओगे, आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आ जाइए भाई, सबसे पहले सेक्शन 28 बेयर एक्ट हाथ में जरूर लेके चलिएगा। आपका जो ऑल इंडिया बार का बेयर एक्ट है, विदाउट शॉर्ट नोट वाला होता है, आप उसको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी के आपको वो पब्लिशर्स के बेयर एक्ट मिल जाएंगे, जो स्पेसिफिकली बेयर एक्ट होते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। जो नॉर्मल बेयर एक्ट है, जैसे ये हो गया, ये वाले बेयर एक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना, बेयर एक्ट विदाउट शॉर्ट नोट वाले बेयर एक्ट आपको लेने हैं, वो आपको मार्केट से मिल जाएंगे, पूरा सेट उसका अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे, जो बात करता है हमारा सेक्शन 28, जिसके बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है? हमारा 28। अब आप फटाफट से खोल लीजिए सेक्शन 28, जिसमें आपको मिल जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है। सेक्शन आपका कौन सा बताया मैंने? सेक्शन 28। थोड़ी हैंडराइटिंग पे मत जाना भाई, थोड़ी बढ़िया है मेरी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है भाई, अब इसके अंदर क्या, देखो सिंपल है, इस्टेब्लिश दैट दी, अब मैं पढ़ देता हूँ एक बार ये आपके लिए सेक्शन फर्स्ट क्लोज इसका। द स्टेट गवर्नमेंट shall by notification establish a district consumer dispute redressal commission to be known as district commission in each district of the state। भाई देखो, आमतौर पर सिंपल, इसको एस्टैब्लिश कौन करेगा? इसको एस्टैब्लिश करेगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश करा जाएगा किसको? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी हम बोल सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भी हम इसको
बोल सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं। तो वहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन का भी कोई ऑप्शन होगा तो आप ध्यान रखना, आपको सेक्शन 28 से उसका आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद जो अगला क्लोज है, हाँ, इसके अंदर जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जाहिर सी बात है, मान लीजिए यार केसेस वगैरह ज्यादा हैं या वो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है कि एक जो कंज्यूमर कोर्ट है वो उस जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है वो उस पूरे केसेस का भार नहीं झेल सकता अकेला, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट चाहे बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी फिर नया डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। यहां मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की भी बात कर रहा हूं। अब इसके बाद आ जाइए, हाँ, अब इसके अंदर आ जाइए कौन कौन उसका बंदा होना चाहिए, कौन कौन नहीं होना चाहिए, जो क्लोज सेकंड बात कर रहा है। इसमें क्या रहा है, ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक तो प्रेसिडेंट जरूर होगा उसमें, एंड नॉट लेस देन 2 और नॉट मोर देन सच नंबर, अभी मेरे कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भाई, 2 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वो भी हो सकता है, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन कंसल्टेशन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि भाई 2 से ज्यादा भी हो सकता है, उतने नंबर तक भी हो सकता है जितना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद फिक्स करे, लेकिन यहां पर वही है, 2 से कम बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बात करें अगर इनकी क्वालिफिकेशन की, तो भाई इसमें जनरल सी एक चीज, हालांकि क्वालिफिकेशन इनको डाल देनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने आमतौर पर यही लिख दिया, जो भी भैया इस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन रूल वगैरह बनाएगी, जो भी मेथड वगैरह बनाएगी इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, अपॉइंटमेंट का, इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस का, रेजिग्नेशन वगैरह का, वो हम सारा इसमें एक्सप्लेन, मतलब वो सारा जो भी बाय नोटिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके अंदर है नहीं, तो अभी वो उधर ध्यान देने की जरूरत हमें इस एक्ट के अंदर है नहीं। अब जो हम बात करें सेक्शन 30 की, तो 30 भी वही सैलरी अलाउंस वगैरह के बारे में भी यही कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अगर वो करेगी फिक्स वही होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर ना, जैसे सेक्शन 29 है, वो क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट और अदर मेंबर जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, उनकी क्वालिफिकेशन या अदर्स चीज यहां पर डिसाइड कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उनकी सैलरी और अलाउंस वगैरह वो सेक्शन 30 में कौन कंफर्म कर रहा है, वो कर रही है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भैया सैलरी अलाउंस वगैरह कौन फिक्स कर रहा है, तो सेक्शन 30 में आपको देखना है, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को लेकर। क्वालिफिकेशन के लिए बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, अगर सैलरी अलाउंस वगैरह के बात करें तो फिर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में बात कर रही है। अब आ जाओ भाई, देखो सिंपल से इस पे जुरिडिक्शन पे, ठीक है, जुरिडिक्शन को लेकर बात क्या करते हैं। अगर हम सेक्शन 34 बात करें तो वो बात करता है जुरिडिक्शन के। देखो भाई, सिंपल सा जुरिडिक्शन है। जुरिडिक्शन क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जुरिडिक्शन होता है कि भैया कोर्ट में कौन कौन से केसेस जा सकते हैं, कौन कौन से केसेस नहीं जा सकते, किन उस जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो, ठीक है, जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसको कौन कौन से केस सुनने का राइट है। सिंपल तौर पर जुरिडिक्शन उसको बोला जाता है। देखो भाई, कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विस जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा की ना हो, ठीक है, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा तक की ना हो, 1 करोड़ के उसको टच ना कर रहा हो, गुड्स या सर्विस जो है उसकी, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा की होगी तो ऐसे में आप फिर इधर ना जाके आपको इधर जाना पड़ेगा। पहला जुरिडिक्शन आपका ये हो गया। दूसरा जुरिडिक्शन अगर बात करें तो दूसरा जुरिडिक्शन ये है कि भैया अब आप केस कहां पे फाइल कर सकते हो। ये तो चलो बात हो गई कौन से जुरिडिक्शन की, इस वाले को मनी रिलेटेड जुरिडिक्शन को क्या बोलते हैं। आप भी ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप बताइए, मनी रिलेटेड जुरिडिक्शन को क्या बोलते हैं।
पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ने, ठीक है, पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। अब ये बात कर रहा है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की। किसकी सर? टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन की। तो केस आप कहां कहां फाइल कर सकते हो? देखो सर, जहां पर अपोजिट पार्टी यानी जिनके खिलाफ आप कंप्लेंट डालोगे, या तो अपोजिट पार्टी हो गई या फिर अपोजिट पार्टियों में से कोई भी एक अपोजिट पार्टी जहां पर वो रह रही है या फिर अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई जहां पर वो रह रही है या फिर अपना बिजनेस कर रही है, या फिर उनमें से किसी एक का ब्रांच ऑफिस है, मतलब ब्रांच ऑफिस कई जगह है, तो आप उन सारी जगह में से कहीं भी केस फाइल कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? आप भी ऑनलाइन अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, मैं आपको समझा दूंगा। देखो बहुत ही सिंपल है। एक तो जहां पर अपोजिट पार्टियां रह रही हैं, अपोजिट पार्टी कितनी, कोई भी एक हो सकती है, ठीक है, उस एरिया में आप डाल सकते हो जहां पर वो रह रहे हैं, या फिर जहां पर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, या फिर उनका कोई ब्रांच ऑफिस है। मान लीजिए जिसके ऊपर आपने केस डाले कंपनी के ऊपर, उसका ब्रांच ऑफिस 10 जगह है, तो आप उन 10 जगह में से कहीं भी ब्रांच ऑफिस जहां पे उनका जो मेन ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, ब्रांच ऑफिस में आप डाल दोगे केस, ठीक है, या फिर वहां पे वो काम वगैरह करते हैं या रह रहे हैं उनमें। ये तो बात रही अपोजिट पार्टी की, ठीक है। अब इधर तीसरे में कह रहा है जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो। क्या अराइज हुआ हो? जहां पे कोज ऑफ एक्शन, जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां भी आप केस डाल सकते हो। और चौथा जो है वो वहां है जहां पर कंप्लेनेंट या तो रह रहा है या फिर पर्सनली कोई वहां पर अपना काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है। तो अब सिंपल सी, अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखो आप कहां कहां केस डाल सकते हो? जहां पर अपोजिट पार्टी रह रही है, या फिर जहां पर ब्रांच ऑफिस है, या फिर जहां पर वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो एक अपोजिट पार्टी भी हो सकती है, और अगर कहीं है तो उन सब पे अप्लाई होगा, किसी एक का बना के जुरिडिक्शन आप केस डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन में जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहां पर क्या अराइज हुआ है? जहां पर अराइज हुआ है कोज ऑफ एक्शन। तीसरी कौन सी चीज हो सकती है? जहां पर कंप्लेनेंट रह रहा है या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है, यानी कि अपना बिजनेस चला रहा है, उधर भी आप केस डाल सकते हो। होपफुली आपको चीज समझ आ गई होगी। ज्यूरिडिक्शन को लेकर काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए, अगर हम बात करते हैं इसके बाद, देखिए इसके बाद ना कई सेक्शन है, लेकिन हर सेक्शन में घुसने का हमारा कोई वो नहीं है। देखो हाँ, पर एक चीज है भाई, देखो जो ये एंटरटेन करेगी वो एक बेंच होगी, ठीक है। जो एंटरटेन, जहां पर आप केस फाइल करोगे तो जजेस वगैरह जो बैठते हैं वो बेंच होगी, ठीक है, उसको बेंच बोलेंगे हम। उसमें कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, और लेस देन दो से कम बंदे नहीं हो सकते, ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बेंच में जब बैठेंगे ये, मान लीजिए, तो उसमें प्रेसिडेंट का होना और एक मेंबर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 3 मेंबर हो गए एक तरीके से, अगर मान लीजिए 2 ये हो गए, 1 ये हो गए। लेकिन अगर बेंच पे बैठ रहे हैं हेयरिंग करने के लिए, मैटर को सुनने के लिए, तो प्रेसिडेंट का होना और एक मेंबर का होना काफी ज्यादा जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और जो केस है वो 21 दिन के अंदर डिसाइड करना जरूरी है। हालांकि ये आमतौर पर होता नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भाई स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट आती है केसेस की, ठीक है, उनमें फंस जाता है। कई बार नोटिस भेज रहे हैं, सामने वाली पार्टी आ नहीं रही, तो उनको बुलाने में भी टाइम लग जाता है, फिर एविडेंस वगैरह होते हैं, सेटलमेंट नहीं हो पाता। और हाँ, इनमें एक चीज है, मीडिएशन में भी इनको मैटर्स को भेजा जा सकता है। अगर सेटलमेंट करने के लिए मीडिएशन भेजना चाहें तो वहां भी मीडिएशन में भी
ठीक है। बाकी इसके लिमिटेशन है डिफरेंट, उसके बारे में हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपको एक तरीके का मैं स्ट्रक्चर समझा दूं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको समझ आ गया? होपफुली आप भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें कुछ खासा आपको दिक्कत हुई नहीं होगी। अब आ जाइए सीधा सेक्शन 30। आप आ जाइए अब सीधा सेक्शन 42 पर। 42 के बारे में आज हम बात करेंगे। सेक्शन 42 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। अभी हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पढ़ लिया था, अब हम स्टेट पे आ जाएंगे। स्टेट में सेक्शन 42 जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है इसकी, कि भाई एक ये स्टेट वाला कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन होना चाहिए। ठीक है, इसको कौन इस्टेब्लिश करेगा? इस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेक्शन पढ़ते भी है हम तो सेक्शन क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन टू बी नोन एज स्टेट कमीशन इन द स्टेट। वही जो बात थी। ठीक है, अब इसके अंदर देखा जाए कौन कौन बंदा हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता। एक तो प्रेसिडेंट होगा, ये तो हमने यहाँ भी पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेंबर जो है वो 4 से कम नहीं होंगे, मिनिमम 4 मेंबर होंगे, ये जरूरी है 4 मेंबर होंगे। और अगर मान लीजिए 4 से ज्यादा मेंबर करने हैं तो उसके लिए फिर आपको जितने भी मेंबर आपको फिक्स करना है उसमें आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद ये मेंबर बढ़ भी सकते हैं। ये आ गया समझ? आप भी जो ऑनलाइन बैठकर देख रहे हैं, 4 जो मेंबर हैं वो कब बढ़ सकते हैं? ये मेंबर बढ़ सकते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये मेंबर जरूर होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अब इसके बाद वही है ऑफिसेज वगैरह, सैलरी वगैरह, क्वालिफिकेशन। तो उसके लिए यही है जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, जो भी मेथड फिक्स करेगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सैलरी अलाउंस के लिए स्टेट गवर्नमेंट का इसमें रेफरेंस दिया गया है कि भैया जैसा स्टेट गवर्नमेंट वगैरह फिक्स करेगी वैसे इसके अंदर होगा। अगर जुरिडिक्शन की बात कर ले हम अगर, तो भाई सिंपल है जुरिडिक्शन की, कौन कौन से केस यहाँ पर जा सकते हैं, आप कौन कौन से केस फाइल कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखें तो सिंपल सी बात है भाई, अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का मैटर है, ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर ना हो, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का कोई मैटर है तो वो यहाँ पे आएगा केस। ठीक है, अब इसमें दूसरी जगह मान लीजिए भाई कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो 10 करोड़ तक के हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। अगर हम जुरिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी जो वैल्यू है वो 10 करोड़ तक की है वो भी यहाँ पर लाए जा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए वो मैटर जो अपील में है, मान लीजिए यहाँ पर रिलीफ नहीं मिली। अब अगर आपको इसमें रिलीफ नहीं मिली तो जाहिर सी बात है आपको इधर आना पड़ेगा। अगर आपको इधर रिलीफ नहीं मिल रही तो आपको रिलीफ लेने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो जब इधर आपको रिलीफ लेने के लिए आना पड़ेगा तो आपको यहां पर आना पड़ेगा अपील में, यहां आपको अपील में आना पड़ेगा, जो जरूरी भी आपको अपील में आना, क्योंकि बिना अपील में आए हुए आपको रिलीफ नहीं मिल सकती। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं एक बार सेक्शन आप 41 पे आ जाइए, मैं आपको वर्बली भी पढ़ के बता देता हूं अपील का सेक्शन। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू स्टेट कमीशन ऑन ग्राउंड ऑफ फैक्ट और लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर
तो यहां जो अपील है आपको कितने दिन में फाइल करनी है, वो यहां पर जो अपील है वो आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है इसलिए ध्यान रखो 45 डेज में आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी यहां पर हर हाल में। और ये जो टाइम पीरियड है वो किस दिन से गिना जाएगा, जिस दिन ऑर्डर दिया है इसने, जिस दिन जजमेंट आई है उस दिन से 45 दिन के अंदर यू हैव टू फाइल अपील इन दैट पर्टिकुलर टाइम, आपको वो अपील फाइल करनी पड़ेगी। कॉज फॉर नॉट फाइलिंग दी विद इन अ पीरियड। हाँ, इसके अंदर ये भी बोला है कि भाई अगर मान लीजिए 1% ये टाइम लैप्स हो गया, ये टाइम खत्म हो गया आपका एक तरीके से, अब इसके बाद आप अपील डाल सकते हो। हाँ, आप अपील डाल सकते हो, लेकिन आपको जो ये स्टेट कमीशन है इसको आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि भैया जो आप डिले कराए, जो आप लेट हुए, वो किस वजह से लेट हुए, किस कारणवश से आप लेट हुए, आपको वो कोर्ट को बताना पड़ेगा हर हाल में, वरना आपके लिए फिर ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद अगर अगला प्रोवाइजो पढ़ते हैं तो वो कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ शैल बी एंटरटेन बाय स्टेट कमीशन अप्लाइड टू 50% ऑफ द अमाउंट इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब इसके अंदर ये है कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपको जितना भी अमाउंट बोला है पे करने के लिए उसका आपको 50% अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी अपील एंटरटेन होगी। मैं एक बार फिर इस प्रोवाइजो को पढ़ देता हूं आपकी क्लैरिटी के लिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो अपील बाय अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट इन टर्म ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई आपको ऑर्डर दिया है अमाउंट पे करने का, ठीक है। अब ये तो आपके अगेंस्ट में आ गया, अब आपको अपील में जानी है, तो ये कह रहा अपील तो आप डालिए लेकिन आपको 50% इस अमाउंट का, मान लीजिए 10 रुपए बोले तो आपको यहां 5 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो इसके अंदर ये वही कह रहा है शैल बी एंटरटेन बाय स्टेट कमीशन अनलेस द अपीलांट हैज डिपॉजिट 50% ऑफ दैट अमाउंट इन द मैनर में बी प्रिस्क्राइब। तो जैसी भी अमाउंट होगी 50% यू हैव टू सबमिटेड देयर। यह आपको समझ आ गया होपफुली, ठीक है। अब इसकी बेंच कैसी होगी, यानी कि इसकी कोर्ट कैसी होगी, ये तो हमने बता दिया आपको, एक प्रेसिडेंट होगा और 4 से कम मेंबर नहीं होंगे। तो टोटल कितने हो गए, एक और ये 5 बंदे हो गए टोटल जो उस कमीशन में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये वही यही कह रहा है जो बेंच है प्रेसिडेंट हो सकता है या 1 और मोर मेंबर होंगे बेंच के अंदर। प्रेसिडेंट तो होगा, एक या एक से ज्यादा मेंबर भी होने चाहिए एटलीस्ट, यानी कि 2 बंदे जरूर होने चाहिए बेंच में। अगर किसी केस को हेयर करना है, यहां भी हेयरिंग के लिए 2 बंदे और यहां भी 2 बंदे हमने पढ़े थे, ये रहा प्रेसिडेंट एंड 1 मेंबर। तो ये भी कह रहा है प्रेसिडेंट एंड 1 और मोर मेंबर, एक या एक से ज्यादा भी मेंबर होने चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। अब जो है जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी बेस होना चाहिए, ठीक है, मेजॉरिटी बेस होना चाहिए डिसीजन, ये जरूरी है। कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो वो मेजॉरिटी क्या है, इनकी जो ये जितने भी मेंबर्स हैं इनके ही अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, वो काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर मान लीजिए 1% मेजॉरिटी ना हो के ड्रॉ हो जाए, यानी कि 2 इस फेवर में चले गए, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 इसके फेवर में चले गए, 2 उसके फेवर में चले गए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मैटर को आगे रेफर करा जाएगा, ठीक है, आगे बेंच को रेफर करा जाएगा, लेकिन उसको 1 महीने के अंदर इसको बताना पड़ेगा और इसका जो फाइनल ऑर्डर होगा वो फाइनल माना जाएगा, ठीक है, आगे फर्दर भेजा जाएगा, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर
फाइनल माना जाएगा। ये समझ आ गया? अगर किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो। जो ऑनलाइन देख रहा है वो भी, और जो ऑफलाइन फिजिकली बैठे हुए हैं वो भी। फोन थोड़ा साइलेंट पे लगा लो। इस सेकंड में ये क्या लिखा है, ब्रांच ऑफिस और पर्सनली, ऊपर हाँ ये नीचे ब्रांच, नीचे हाँ ब्रांच ऑफिस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, वर्क फॉर गेन, यानी ये वर्क है। हाँ ठीक। पूछ लो, अगर समझ ना आए किसी को या कोई डाउट आए तो जरूर उसको पूछ लो। और बेरेक्ट अपने लेके आया करो। सर आप भी बेरेक्ट लेकर आया करो, क्योंकि बेरेक्ट लेके अगर आप आओगे ना, उससे पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में जब आप बैठोगे तो बहुत सी मेमोरी आपको वहाँ नहीं शुरू हो जाएगी, तो आपके बेनिफिट के लिए है। इसमें वही है, अगर फिर भी किसी को डिफिकल्टी हो, ये जो है ना मेजोरिटी वाला पॉइंट, इसके अंदर ही है। अगर किसी भी तरह से भाई मेजोरिटी नहीं बन पाती तो उसको ये आगे प्रेसिडेंट को रेफर कर देंगे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अदर मेंबर्स के पास भेज देगा रेफरेंस के लिए। तो ये जो भी रेफरेंस आगे भेजा जा रहा है ना, 1 महीने के अंदर उनको अपना कंक्लूजन निकाल के देना पड़ेगा। तो उसमें फिर जो भी मेजोरिटी बनती है उसके हिसाब से ऑर्डर कर दिया जाएगा। हो गया? चलो ये कर लो ना, मैं आगे कर देता हूँ ना, क्योंकि वो टाइम जा रहा है, कभी रुक जाए। देखना चल रही है सही? कितना हो गया? 37। हाँ तो बस अब फटाफट से आ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखो भाई, अब आ जाओ आप सीधा अपना सेक्शन 53 पर आ जाओ आप। अब आ जाओ सेक्शन 53 पर, जो बात कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, यानी कि इसके बारे में कौन बात कर रहा है? सेक्शन 53, ठीक है। ये सिंपल तौर पर बड़े आराम से ये बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश करेगा नेशनल डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, जिसको हम नेशनल कमीशन के नाम से भी बुला सकते हैं। नेशनल कमीशन के नाम से भी बुला सकते हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करेगी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन बंदा होगा? एक प्रेसिडेंट होगा और 4 से कम मेंबर नहीं चलेंगे, 4 मेंबर होने चाहिए। कौन कौन? प्रेसिडेंट होगा
और 4 से कम मेंबर नहीं होंगे। और उनकी रिटायरमेंट एज क्या होगी? प्रेसिडेंट 70 ईयर तक काम कर सकता है और ये जो मेंबर हैं ये 67 ईयर तक काम कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा जरूरी। और जो ऑफिस होल्ड कर रखा है वो 5 साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते एक टेन्योर के लिए। एक टेन्योर में वो 5 साल से ज्यादा नहीं कर सकते, 5 साल तक कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एज फैक्टर जरूर है, अगर ये एज पे आ गए वो, उसके बाद वो दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते, उनका टेन्योर वहीं पर ओवर हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली सेक्शन के अंदर मेंशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप कंपोजिशन पढ़ेंगे सेक्शन 54 के अंदर तो वो क्लियरली कह रहा है द नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4 और नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो वही है, मिनिमम 4 मेंबर ये होंगे और एक हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, एक प्रेसिडेंट हो गया और एक वो हो गया। क्वालिफिकेशन की अगर आप देखें तो क्वालिफिकेशन में जो प्रोवाइजो है उसके अंदर क्लियरली इन्होंने दे रखा है। अगर हम प्रोवाइजो पढ़ेंगे इसका, प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट एंड द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज स्पेसिफाइड इन रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन वो उन्होंने ज्वाइनिंग करी उससे लेकर 5 साल का टेन्योर चलेगा। 5 साल से ज्यादा के लिए वो नहीं होल्ड कर सकते, लेकिन बाद में फिर दोबारा से उनका टेन्योर शुरू हो सकता है और वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। अगला प्रोवाइजो पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो प्रेसिडेंट और मेंबर्स शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज अटेन्ड सच एज एज स्पेसिफाइड इन रूल्स मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका सिंपल सा यही है, 70 ईयर जैसे मैंने बताया था और 67 ईयर अदर्स मेंबर का है। ये बता दिया, होल्ड ऑफिस मैंने आपको बता दिया, रीअपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिया। ज्यूरिडिक्शन पर आते हैं तो सेक्शन 58 बात करता है ज्यूरिडिक्शन को लेकर। Subject to the other provision of this act, the National Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of goods or services paid as consideration exceeds rupees 10 करोड़। भैया अगर जो वैल्यू है वो 10 करोड़ से ऊपर की है, ठीक है, 10 करोड़ से ऊपर की है, 10 करोड़ से ऊपर की है, तो वो डायरेक्ट केस यहां पर आ सकता है 10 करोड़। ठीक है, और अगर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात अगर हम करें, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस। 10 करोड़ तक का अगर कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है, 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा, इसमें भी 10 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ नहीं 10 करोड़ से ज़्यादा, इसमें भी 10 करोड़ से ज़्यादा हो या इसमें भी 10 करोड़ से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में एक्सीड अगर 10 करोड़ कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप डायरेक्ट आ सकते हो। ठीक है, अपील अगेंस्ट दी, वही है यार, जाहिर सी बात है, यहाँ आपको रिलीफ नहीं मिली तो आप इधर आ जाओगे। अपील अगेंस्ट दी स्टेट कमीशन, ठीक है, और सेंट्रल अथॉरिटी। इसकी सेंट्रल कुछ अथॉरिटीज भी होती हैं, ठीक है, जहां पर ये मैटर कंज्यूमर के कुछ चलता है अथॉरिटीज में, तो वहां भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिला तो आप यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटीज की अपील भी लेकर आ सकते हो। तो इसकी भी अपील आप यहाँ ला सकते हो, और जो सेंट्रल अथॉरिटीज हैं उनके रिगार्ड की भी अपील आप ला सकते हो। ठीक है, कॉल फॉर रिकॉर्ड, हाँ यहाँ मैं ये बताना भूल गया, कॉल फॉर रिकॉर्ड क्या होता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की हायरार्की भी देखी होगी तो उसके अंदर भी ये था, कॉल फॉर रिकॉर्ड है कि भाई अगर इन्हें लग रहा है कोई केस सही नहीं चल रहा है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस रिकॉर्ड कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है या कुछ इन्हें डाउट जा रहा है किसी मैटर पे, किसी केस पे,
तो वो अपने पास इसको बुला सकते हैं और खुद उस पर देख सकते हैं, खुद उस पर डिसीजन दे सकते हैं अगर इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार फेवरिज्म चल रहा है। अगर इनको कहीं ना कहीं ये बुला सकते हैं और सेम ही ये भी ऐसी कर सकते हैं। इन्हें लग रहा है यार यहाँ कोई अपील जो है वो सही नहीं चल रही, या कोई मैटर है वो सही नहीं चल रहा, ठीक है, जो 1 से 10 करोड़ के बीच का है वो मैटर सही नहीं चल रहा, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है उसको हार्म हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसे में ये भी कॉल फॉर रिकॉर्ड मंगा सकते हैं देखने के लिए। चाहे तो फिर बाद में ये इधर भी उसको चला सकते हैं, वो इनकी अपनी मर्जी होती है। बेंच की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट और एक मेंबर, एक या एक से ज्यादा मेंबर जरूर होने चाहिए अगर हम बेंच की बात कर रहे हैं तो। अब ट्रांसफर ऑफ केसेस का भी जाहिर सी बात है यार, ये सुपीरियर है तो इसको इन सब का लिए करने की हर चीज की पावर है। मान लीजिए कोई केस ट्रांसफर कराना है एक उससे दूसरी जगह पर, ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ केसेस भी कर सकते हैं। ये हालांकि इतना कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको इतना डेप्थ में जाके बताऊं, लेकिन इसका वही है भाई, बेंच में प्रेसिडेंट एक या एक से ज्यादा मेंबर जरूर होने चाहिए, और अगर मेजोरिटी जो डिसीजन होगा, जो मेजोरिटी बंदे देंगे उस डिसीजन को माना जाएगा। अगर 1% दोनों लेवल हो गए, दोनों बराबर हो गए 1%, तो भाई आगे इसको रेफरेंस के लिए भेज दिया जाएगा, जिसमें 2 महीने का टाइम के अंदर उन्हें रेफरेंस देकर बताना पड़ेगा। लेकिन फाइनली जो होगा वो मेजोरिटी के बेस पर ही होगा, ये पक्का है। ये कर लो नोट, किसी को अगर नोट मतलब करना है तो नोट कर लो फटाफट से। बाकी ये बेयर एक्ट में तो सब गिवन है ही, पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, बस ये बेनिफिट है आपको। इधर अपील का हमने 45 डेज पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर 30 डेज का टाइम है। अपील आपको 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ेगी हर हाल में। और सेम वही है, 50% आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जो भी स्टेट कमीशन ने आपको बोला है। तो ये जो 3 बॉडी है, 3 स्ट्रक्चर के बारे में हमने आज जाना है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो होपफुली आपको ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं बैठकर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, कहीं पर कोई कंफ्यूजन आई है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके और बताइए, वो कमी हम आपका जो भी कमेंट होगा उसका हम रिप्लाई आपको दे देंगे। फिर भी और जो अब है, अब अगली क्लास भी इसी के ऊपर होगी, जिसके अंदर हम पूरा जितना बाकी जो बचा हुआ है वो सारा कवर कर देंगे। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए। बाकी वीकली मॉक टेस्ट पेपर वगैरह होते रहते हैं, तो अगर आपको भी टेस्ट पेपर वगैरह देना है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई खुश रहिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, टाइम है, क्योंकि जो टाइम था वो अब एक्सटेंड हो गया है एग्जाम का, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, अपना टाइमली पढ़िए, अच्छे से पास हो जाओगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सीरियस रहिए पढ़ाई को लेकर, क्योंकि सीरियस होना एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, माँ बाप को खुश रखिए, डिप्रेशन वगैरह सब बुरी चीज़ें इनसे अलग रहिए, और अपना कंसंट्रेशन काम पर रखिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।